अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ को अब किसी भी सूरत पाकिस्तान वापस आना होगा। 8 दिन के अंदर पेश होना पड़ेगा। 9 सितंबर तक की डेडलाइन है। अदालत ने वाजे कर दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर नवाज शरीफ पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मफरूर होने की सूरत में नवाज शरीफ को मजीद 3 साल की सजा हो सकती है। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया है। आज बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बाद उनके केसेस से मुताल्लिक ये सबसे बड़ी पेशरफ सामने आई है। आज मरियम नवाज भी अदालत में पेश हुई और पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी सुनी। मगर आज नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक अदालत में तफसीली बहस देखने में आई। समाअत के आगाज में अदालत ने दरियाफ्त किया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था तो क्या अल अजीजिया की सजा खत्म हो गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया की सजा मुख्तसर मुद्दत के लिए मुअत्तल की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नवाज शरीफ के वकील को हिदायत करते हुए कहा कि आप बयान हल्फी का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें। क्या लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफ किया जा सकता है? जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जमानत या सजा मुअत्तली से कोई ताल्लुक नहीं है। जमानत और सजा मुअत्तली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने तो सिर्फ नाम ECL से निकालने वाली दरख्वास्त पर फैसला किया था। इस मौके पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि लीगल पोजीशन यह है कि नवाज शरीफ जमानत पर नहीं है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने दरियाफ्त किया कि क्या उन्होंने सरेंडर किया है, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं। पंजाब हुकूमत को जमानत में तौसी की अपील की थी लेकिन उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ख्वाजा हारिस ने मौका अख्तियार किया कि बयान हल्फी में बताया गया है कि सेहतियाबी के बाद डॉक्टर्स ने अगर इजाजत दी तो फिर वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। इसके बावजूद नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि पंजाब हुकूमत ने कब जमानत में तौसी की अपील खारिज की? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 27 जनवरी को जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद की गई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि पंजाब हुकूमत ने जो ऑर्डर पास किया क्या आपने उसे चैलेंज किया? तो फिर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि नहीं, वो ऑर्डर चैलेंज नहीं किया और उसकी वजह भी दरख्वास्त में लिखी है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हुआ तो वो फैसला अब हतमी हो चुका है। जिसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नवाज शरीफ के वकील से पूछा कि क्या नवाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं? जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि नहीं, वो इस वक्त अस्पताल में नहीं है लेकिन उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही ठीक होंगे वो वापस आ जाएंगे। उन्हें अभी तक सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वो मेडिकली फिट नहीं होंगे लेकिन कोई दस्तावेजात तो दिखाएं। जिसका जवाब देते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी मौसूल हो गई है जो दफ्तर खारजा से तस्दीक के बाद जमा कराई जाएगी। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वो रिपोर्ट भी हमारे सामने नहीं है, हमारे पास जून की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की सेहत को वफाकी हुकूमत ने हाई कमीशन के जरिए चेक करना था। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख्वाजा हारिस से कहा कि आप अदालत को मुतमईन करें कि नवाज शरीफ अदालत से फरार नहीं हुए। नवाज शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ेगा, तब उनकी अपील आगे चलेगी। जिसके बाद अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ की सेहत पर क्या मौक़िफ़ है, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुझे कोई हिदायत नहीं मिली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत को पता होना चाहिए था कि अदालत को आगाह करना है। इस दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर तो नहीं, उसका जायजा वफाकी हुकूमत ले सकती है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत का जायजा लेने के लिए कोई इकदाम ही नहीं किया। नवाज शरीफ का इलाज जारी है, जब इलाज मुकम्मल होगा तो वो वापस आएंगे। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज नहीं। अगर नवाज शरीफ मफरूर हैं तो अलहदा से 3 साल कैद की सजा हो सकती है। ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी जुर्म है, लेकिन हम नवाज शरीफ को
इस वक्त मफरूर करार नहीं दे रहे, जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने ख्वाजा हारिस से कहा कि नवाज शरीफ की मौजूदगी के बगैर अपील कैसे सुनी जा सकती है, दलाइल दे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा चुका हूं, दूसरा भी करा दूंगा, अदालत तमाम हकाइक को मद्देनजर रखकर उस पर फैसला करे। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि अगर अदालत नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर कर दे तो फिर अपील का क्या स्टेटस होगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर नवाज शरीफ जानबूझकर नहीं आते फिर अदालत चाहे तो उन्हें मफरूर करार दे। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम नवाज शरीफ को इस वक्त मफरूर करार नहीं दे रहे, लेकिन उनके बगैर कैसे अपील सुनी जा सकती है, इस हवाले से हम नैब से भी मामलत लेंगे कि वो क्या कहते हैं। जिस पर नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दोनों दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं। दरख्वास्तों के साथ तफसीली बयान हल्फी नहीं है। नवाज शरीफ का पेश ना होना अदालती कार्रवाई से फरार है और नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक ने दरियाफ्त किया कि क्या नवाज शरीफ नुमाइंदे के जरिए अपीलों की पैरवी कर सकते हैं, जिसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अगर नवाज शरीफ मफरूर हो गए तो अदालत नुमाइंदा मुकर्रर कर सकती है और नैब को सुनकर मेरिट पर फैसला कर सकती है। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम एक तारीख देंगे, उस पर नवाज शरीफ को पेश होना पड़ेगा, हमें श्योरिटी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी, हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका फराहम कर रहे हैं, आइंदा तारीख पर नवाज शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ेगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत से कहा कि फिर तो आपने फैसला कर दिया कि नवाज शरीफ हर सूरत वापस आएं। ख्वाजा हारिस के एतराज पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरियाफ्त किया, क्या आपको खदशा है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अगर ऐसा कोई खदशा है तो हमें बताएं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर ऐसा खदशा हुआ तो मैं अदालत से रुजू कर लूंगा। जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी और 9 सितंबर तक नवाज शरीफ को सरेंडर करने का मौका फराहम कर दिया, जिसका तहरीरी फैसला भी जारी करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया में जमानत गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए वो 9 सितंबर को खुद को हुक्काम के हवाले करें और अदालत के सामने पेश हों। जबकि समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत के बाहर मरियम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे ही नवाज शरीफ की सेहत खतरे से बाहर होगी तो वो पहले दिन मुल्क वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी वो पहले दिन वापस आएंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तहरीरी हुक्म के बाद अब भी नवाज शरीफ इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क रहेंगे या अदालती अहकामात की पैरवी करते हुए वो अगले हफ्ते वतन वापस आएंगे। इन्हीं अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिया था, यही अदालतें अब कह रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, इन्हीं अदालतों ने कहा था 8 हफ्ते की इजाज़त दी थी, 9 माह हो गए हैं, नवाज शरीफ मफरूर करार दे दिए जाएंगे अगर वापस नहीं आएंगे। क्या वो वापस आ रहे हैं? देखिए शाहजेब जी, जब अदालतों ने उन्हें अदालत की तरफ से इलाज की इजाज़त मिली थी और हुकूमत की पूरी तफ्तीश और तहकीक के बाद उन्हें इजाज़त मिली थी, जब हुकूमत ने तमाम अपने ज़राए से इस बात को कंफर्म किया कि उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना है, वो तब गए थे। उन्हें किसी सैर व सियाहत का या एक्सकर्शन ट्रिप का वीज़ा नहीं मिला था, उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने, जान बचाने के लिए इलाज करने की सहूलत दी गई थी। अब जब वो बाहर गए तो उसके बाद कोविड आ गया और ये हमारे मुल्क में भी आया, पूरी दुनिया में आया, जिसने 4-5 माह से दुनिया भर के हॉस्पिटल्स को बंद कर रखा है। जहाँ पे जो प्रोसीजर्स होने थे, जो सर्जरीज होने थी, वो बंद हुई हैं। आज मैं भी कमरे अदालत में मौजूद था और मैं बड़े अदब से सिर झुका के अदलिया के एहतराम के आगे मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आज मैं इस पाकिस्तानी ये सोच रहा था कि एक कानून है या 2 कानून है। एक और साहब भी मफरूर है पाकिस्तान की अदालतों के। मैंने कभी इतनी घन गर्ज उनके हवाले से नहीं सुनी कि वो अदालत के सामने आके सरेंडर करें। मेरी जो मालूमात है, नाकस सरेंडर वो है जो मैदान जंग के अंदर किया जाता है। इंसान अदालत के आगे खुद को प्रेजेंट करते हैं या खुद को अदालत के हवाले करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें अल्फाज के चुनाव में मैं कोई नहीं हूं जो अदालत को सजेस्ट कर सकूं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सिविलियन, मेरा सर शर्म से झुकता है कि इस मुल्क में जिसका दिल चाहता है वो पॉलिटिशियन को चपत लगा देता है और उसकी बेइज्जती करके समझता है कि बहुत यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कारनामा कर दिया। इकबाल साहब, यही अदालत थी और इसी अदालत ने एक जजमेंट में, एक फैसले में जो एहतसाब अदालत का था,
वो जजमेंट सस्पेंड की और एक बहुत ही जो जजमेंट लिखा वो भी आपने देखा, मरियम नवाज को बेल दी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ दिया। अब अगर यही अदालत उन्हें कह रही है और नवाज शरीफ साहब की अगर अर्जेंट नहीं है सर्जरी और जाहिर है उनकी तबीयत खराब है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कह चुकी हैं, मगर अर्जेंट नहीं है तो उन्हें अदालत के सामने पेश होना चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं। इन्हीं अदालतों ने रिलीफ दिया था, इन्हीं अदालतों से दोबारा रिलीफ मांगे। जी देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिले किया गया वक्त के ऊपर अगर अटेस्ट हो जाती तो आज अदालत के सामने वो भी पेश कर दी जाती हैं। और जो लीगल ऑप्शंस हैं हम उनको जरूर एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास हैं भी ऑप्शंस। चूंकि सबसे बुनियादी हमारी जो तरजीह है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को महफूज किया जाए और जो उनका इलाज होना है वो हुआ जाए। उनकी वापसी का फैसला ना मैंने करना है ना किसी टीवी टॉक शो में होना है, उनका फैसला मुआलिजीन ने करना है। और मुझे यकीन है कि जिस अदलिया ने उनको उनकी सेहत के पेश नज़र इजाज़त दी है कि वो अपना इलाज करा के आए, वो अदलिया ज़रूर कंसिडरेट होगी उनकी जो इलाज की सूरत है, जो उनकी हेल्थ की कंडीशन है उसके लिए। लेकिन मेरी सिर्फ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इसकी चाहे मुझे जो भी सजा मिले, मेरी ये जरूर इल्तिजा होगी अदलिया से, हाथ जोड़ के इल्तिजा होगी कि जो पैमाना नवाज शरीफ के लिए है वो उस डिक्टेटर के लिए भी होना चाहिए जो अदालतों से मफरूर होकर बाहर बैठा है। वहां तो किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन एक पॉलिटिशियन के लिए मीडिया के ऊपर ट्रायल होता है और पॉलिटिशियन को मीडिया के सामने ला के उसकी जागसाई बनाई जाती है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मगर एहसन इकबाल साहब देखें, ये भी जाहिर है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एक इम्तिहान है कि वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को भी वापस लेकर आएं। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एक इंसाफ है। मगर क्या नवाज शरीफ को आप पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं, या नवाज शरीफ साहब को आप समझते हैं कि वो एक ऐसे सियासी लीडर हैं, करोड़ से ज़्यादा उन्होंने वोट लिया है, पिछली हुकूमत उनकी थी, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, वो अपना बयानिया और अपने आप को क्या पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं जनरल मुशर्रफ के? जिन अदालतों ने रिलीफ दिया था, अगर वो कह रही हैं वो वापस आएँ, सरेंडर करें अपने आप को, अदालत के सामने आके सरेंडर किया जाता है तो वो करें और उनसे रिलीफ मांग लें। नवाज शरीफ ने वो मिसाल मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूं कायम की थी कि अपनी अहलिया को डेथ बेड पे छोड़ के वो वतन वापस आ गए थे, कानून पे अमलदारी यकीनी बनाई थी। और अब भी वो कह चुके हैं अदालत में अपने बयान पे कि जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो पहली फ्लाइट लेके पाकिस्तान वापस आएंगे। मगर इस बात पर नहीं कन्विंस हो रही ना अदालत। हुकूमत को शाहजेब, इस हुकूमत को मिर्चें सिर्फ इस बात की लगी हुई हैं कि इनकी ये तवक्को थी कि खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है उसके पेश नज़र कोई हादसा हो सकता है, वो हादसा हमारे गले ना पड़े, ये बाहर जाएं वहां पर हो जाए। वो अल्लाह का शुक्र है, उनकी वालदा की दुआएं, कौम की दुआएं कि नवाज शरीफ साहब को सेहत मिली है, वो सेहत याब हो रहे हैं और जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वतन वापस। यानी कि एहसन इकबाल साहब अगर मफरूर, एहसन इकबाल साहब देखिए, ये आपके वकील नवाज शरीफ साहब के वकील नहीं अदालत को कन्विंस कर पाए, मफरूर हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब। मफरूर हो गए तो उनकी जो अपील है जिसमें जज अरशद मलिक के हवाले से आप कहते हैं कि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस आपका है नवाज शरीफ साहब की सजा के खिलाफ, आप वो सारा मौका जाया करेंगे। अदालत कह रही है 3 साल की आपको एडिशनल सजा हो सकती है। जी, हम कानून को अपने हाथ में ना लेंगे, ना कानून के खिलाफ जाएंगे। हमारे पास जो लीगल ऑप्शंस हैं या जो लीगल रेमेडीज हैं उन्हीं के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनके इलाज की जो सहूलत अदलिया ने उनको दी है उसको पूरी तरह बुरुए कार लाया जाए। अदलिया ने उनको इसलिए नहीं भेजा था कि वो आधा इलाज करें, आधा इलाज छोड़ के आ जाए। उनकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसके तहत अदलिया ने ये कहा था कि उनके मुआलिजीन ने फैसला करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके मुआलिजीन फैसला करेंगे कि वो कब फिट है और जो ही वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे वो वापस आ जाएंगे। यानी कि एहसन इकबाल साहब वो नहीं आ रहे। देखें, उनकी तबीयत तो ख़राब है, उनके साथ जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम हैं, उनके हार्ट इश्यूज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, मगर उन्हें अगर अर्जेंट सर्जरी दरकार नहीं है, अगर अर्जेंट होती तो डॉक्टर ने कर दी होती, तो फिर उन्हें फौरी तौर पर वापस नहीं आना चाहिए। 70 बरस उनकी ज़ाहिर उम्र है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको अदालत के सामने आके पेश नहीं करना चाहिए, वरना वो मफरूर करार दिए जाएंगे। अगर कोविड के पेश नज़र हॉस्पिटल बंद थे तो वो सारे हॉस्पिटल जो एक पॉलिसी के तहत बंद थे, हॉस्पिटल खोल के
एक नवाज शरीफ साहब की सर्जरी के लिए वो अपने SOPs को तोड़ते। आप अपने मुल्क पाकिस्तान में देखें कितने जो आपके सर्जरीज थी वो पेंड हुई हैं और उनको उन्होंने दवाइयों के जरिए, अद्वियात के जरिए ट्रीटमेंट दिया है जब तक कि उनकी प्रोसीजर हॉस्पिटल्स में रेगुलराइज नहीं होता। और जो ही उनके हॉस्पिटल्स दोबारा बहाल होंगे, डॉक्टर्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं और जो प्रोसीजर्स उनको दरकार हैं उस पर वो हतमी फैसला और अमल कर लेंगे, वो वापस आ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये उस शख्स की तौहीन है कि जो इतनी आला मिसाल कायम कर चुका है पाकिस्तान आने की, कि हम उसकी वापसी को कंट्रोवर्शियल करें। वो पाकिस्तान आएंगे, इलाज मुकम्मल करके आएंगे। ये हमारी पार्टी की राय है कि उनकी जिंदगी हमारे लिए और कौम में उनके करोड़ों परस्तारों के लिए, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, बेहद अहम है। और हमारी ये पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब यानी कि साहब आप लोगों का फैसला यही है कि अगर अदालत को कन्विंस नहीं कर पाते, मफरूर करार दे दिए जाते हैं, 3 साल की और सज़ा हो जाती है, आपकी अपील खारिज हो जाती है, तो हो जाए, नवाज शरीफ साहब इलाज करा के ही वापस आएंगे। और आपको लगता है कि फिर बतौर लीडर वो अपने आप को क्लेम कर पाएंगे कि अदालतों ने उनको रिलीफ दिया था, रिलीफ के बाद वो गए और वापस नहीं आए, उन्हें अदालतों ने बुलाया, मफरूर करार दिया। अदालतें भी देखिए, अदालतें इंसाफ और कानून के बाहर नहीं जाती। इंसाफ और कानून जिसके तहत उन्हें इलाज की सहूलत दी गई थी, अदालत हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको रिकग्नाइज करेगी। यहाँ पर अदालतें कोई इमरान खान की मर्जी से तो फैसला नहीं देती, उन्होंने रिपोर्ट्स को देखना है। जिस बुनियाद के ऊपर अदालतों ने उन्हें जाने की इजाजत दी थी, अगर वो बुनियाद मौजूद है तो क्यों कर अदालत कहेगी कि वो अपना इलाज अधूरा छोड़ के वतन वापस आ जाएं। अदालतों के अंदर भी तो इंशाल्लाह इंसाफ होगा ना, हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ होगा। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि अदालत से अभी भी उम्मीद है और वो इलाज ही पूरा कराकर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। 1 सितंबर बहुत अहम है। हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद ने कहा था अब अगर नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, आगे मामला कैसे बढ़ेगा। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। साफ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और वो अदालत से दोबारा इस्तदा की जाएगी। अदालत का क्या मौक़िफ़ था वो वाज़ेह तौर पर हमने आपके सामने रखा। हुकूमत क्या सोच रही है। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपने कहा था कि 1 सितंबर बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम साबित हुई। नवाज शरीफ साहब को वापस आने को कहा है। क्या वज़ीर आज़म भी महज सियासी बयानिया बना रहे थे कि नवाज शरीफ वापस आएँ, या वो भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ, क्योंकि जब वो यहाँ थे तब भी एक मसला था आप लोगों के लिए। देखें, पिछली कैबिनेट में तो सारी बहस ही नवाज़ शरीफ की थी कि नवाज़ शरीफ को लाया जाए। एक मेरी वोट थी जिस पर मैं अब समझता हूँ कि इमरान खान का फ़ैसला दुरुस्त था, मैं गलती पे था। मुझे ये तो एहसास था कि 1 सितंबर अहम है, क्योंकि ये कोर्ट जो है इस्लामाबाद में उनका केस यहाँ पे सज़ा याफ्ता है वो, और बेल जो है वो लाहौर से हुई थी। और आज का दिन नवाज़ शरीफ की पार्टी की क्या कहते हैं डाउनफॉल का शुरू हो गया है। उनकी आज के दिन से उनकी सियासत का फ़ैसला नवाज़ शरीफ ने करना है, क्योंकि आज शीन लीग, शहबाज लीग जो है उसका कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था कोर्ट में, सारी नून लीग मौजूद थी। और अब इसने शहबाज शरीफ को भी घेरे में ले लिया, और जितने पत्थर मरियम ने नैब कोर्ट पे मारे और ख़ुद भी दहशतगर्दी के केस में आ गई, वो सारे मसले जो पैदा करने जा रही हैं। अब नवाज़ शरीफ की सियासत के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वो दूसरा सरेंडर करे या एम्बेसी में जाके कहे कि मैं सरेंडर करता हूँ और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, क्योंकि अब एम्बेसी के ज़रिए उसको ये मेरा ख्याल है पैगाम पहुँचाया जाएगा कि अदालत का ये फ़ैसला है। लेकिन नून लीग के लिए मुश्किलात में मरियम ने इजाफा ही किया है, कोई कमी नहीं की। शेख साहब आप जब वो गए तो आपने बाद में बताया कि दूसरे स्टेक होल्डर्स भी थे उन्हें बाहर भेजने के लिए, तो वो जो दूसरे स्टेक होल्डर्स थे वो भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस ही आ जाएं, उनकी क्या राय है? ये नहीं मुझे पता, स्टेक होल्डर इतनी खुल के बात नहीं करती जितने खुल के आप पूछ रहे हैं। वो उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो चिलमन के पीछे गुजरती है, वो इतने भोले नहीं होते कि आपके सवाल करने पे जवाब दे दें कि मुझे क्या पता कि स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि शहबाज शरीफ की सियासत में कश्ती में इन्होंने पत्थर डाल दिए, और मैं शहबाज शरीफ के लिए भी अब बुरा वक्त देख रहा हूँ। इससे पहले मेरा ख्याल था कि वो मैनेज करने का माहिर है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो भी शिकंजे के करीब करीब से गुज़र रहा है, और उसकी कोशिश होनी चाहिए, उसमें कामयाब हो सकता है कि नहीं।
मतलब आपने कहा स्टेक होल्डर्स आपको तो बताते हैं, अगर दूसरों को नहीं बताते, और आप फिर आवाम को बताते हैं, और आप तो गेट नंबर 4 पर पैरा डाल के बैठे हैं, किसी और को दाखिल भी नहीं होने देते, तो आप बताएं ना कि स्टेक होल्डर्स क्या सोच रहे हैं इस हवाले से। नहीं साहब, ये सारे जाते हैं, मेरे से ज़्यादा ये जाते हैं। आप यकीन करें, बाज़ औक़ात आगे पीछे जाते हैं। ये जो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं ना, बहुत बड़े बड़े, बाज़ औक़ात ड्राइवरों के ज़रिए पता लगता है कि भाई वो भी आए थे, वो दूसरे दरवाजे से निकल के गए हैं। मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, और आपने सबसे ज़्यादा मुझे बदनाम किया बिला वजह। शेख साहब, ये जो आप कहते हैं कि मरियम ने मुश्किल में डाल दिया, शहबाज शरीफ भी मुश्किल में पड़ गए, फैसले अदालतें करती हैं, माजी में भी अदालतों ने किए, मगर आपने कहा कि मरियम नवाज़ ने नून लीग को मुश्किल में डाल दिया, नवाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया, अब आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया। क्या फैसले इस मुल्क में मेरिट पर नहीं होते हैं क्या, कि मरियम नवाज़ बोलती हैं तो नून लीग मुश्किल में पड़ जाती है, मरियम नवाज़ बाहर निकलती हैं तो नवाज शरीफ और नून लीग मुश्किल में पड़ जाते हैं? ये क्या मेरिट पर फैसले नहीं होते? ये मरियम नवाज़ क्या बोल रही हैं, मरियम नवाज़ की इतनी बाहर निकल रही हैं, इस पर फैसले होते हैं? देखें, बात सुने, ये सारे, आप मरियम से जब इंटरव्यू आपका बंदा ले पूछे तो इतने दिन चुप क्यों थी? क्या वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे लाहौर में? क्या वहाँ जब उन्होंने मायूसी देखी कि हमारा कुछ नहीं बन रहा, और उन्होंने शहबाज शरीफ की कश्ती में पथराव करवाया, शहबाज शरीफ के ऊपर पथराव कराया कि ताकि मैं तो डूबी हूँ और तुम कहीं बच ना जाओ, और अब दोनों का केस अलग है। अगर नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर ना किया तो अदालत क्या फ़ैसला करती है? उनको मफरूर करार देती है या एक और मौका देती है? इसका मुझे पता नहीं है। मैं लॉ ग्रेजुएट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी, और ये भी हो सकता है कि उनकी अपील ही खारिज हो जाए। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की अंडरस्टैंडिंग सिंध गवर्नमेंट से तहरीक इंसाफ की इस जुमे को हो जाती है, और एक ऐसा सेटअप बन जाता है जिसमें कि कराची में पैसे खर्च करने के लिए कोई शख्स या अदारा या कोई सेटअप तश्कील पा जाए सूबे और मरकज़ की मर्ज़ी से, अगर सूबा और मरकज़ एक नुक्ते पे पहुंच गए तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के करीब होने का मौका ज़ाया नहीं करेगी, और मुराद शाह ने जो कुछ गेन किया था वो लूज़ कर गए हैं, और इस लूज़ में एक बेहतर मौका है कि बहुत बड़ा पैकेज लेकर इमरान खान जा रहे हैं जुमे को, और इससे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में रंजिशें कम हो सकती हैं। सर, ये तो बड़ी दिलचस्प आप बात कर रहे हैं। ये तो फिर हुकूमत का बड़ा फ़ायदा है कि अगर ये रंजिशें कम होती हैं तो फिर नवाज शरीफ को वापस लाने में क्या हुकूमत का फ़ायदा है? मरियम नवाज़ ने खुद ने बताया था वो खामोश इसलिए थी क्योंकि उन्हें होस्टेज रखा था। अगर मैं बोलूँगी तो वालिद साहब को वापस लाने की बात होगी, अगर वो वहाँ पर बोलेंगे तो मुझे यहाँ पर परेशान किया जाएगा। तो अगर वो वापस आते हैं तो उनके जाने से पहले आप भी तो, हुकूमत भी तो परेशान थी, पेशियाँ होती थी, हेडलाइंस, बयानियाँ, सब नवाज शरीफ मरियम नवाज़ के गिर्द घूमता था। वो वापस आ जाते हैं तो आपके ख्याल में हुकूमत के लिए एक अच्छी सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है? देखें, ये फ़ैसला करना तो हुकूमत का काम है, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि अगर किसको कुछ हो गया तो हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार होगी, इमरान खान ज़िम्मेदार होगा, तो फिर सब कुछ सोचने लग जाते हैं। अब तो वो पिछले 10 माह से उन्होंने जो सूरत हाल गुजारी है, जिस तरह उनको प्रोजेक्शन दी गई है, जिस तरह उनके काफ़ी हाउसेस को प्रोजेक्शन दी गई है, मैं किसी की ज़ात पर कोई हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर नवाज शरीफ ने सियासत करनी है तो 10 तारीख को उसको आना होगा, वरना अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान की सियासत से उनके लिए अस्सलाम अलैकुम है, और वो वालेकुम सलाम कहें। अगर वो इस इंतज़ार में है कि फिर कभी को मौका मिला तो कोई अपील करके उनकी सुनवाई वगैरह हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है बेनज़ीर काफ़ी है ये मामलात और हालात, मरियम काफ़ी है ये हालात और मामलात ख़राब करने के लिए। जो कुछ मरियम ने लाहौर में किया वो बुरा किया। मतलब आप शहबाज शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं उन्हें फैसला करना होगा। शहबाज शरीफ की सियासत क्या है बगैर नवाज शरीफ के? मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए इन हालात में वहां बैठे रहना और उनके साथ सियासत करना आइंदा चंद महीनों में, इन्हीं 2-3 महीनों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और शहबाज शरीफ को अपना रास्ता इख्तियार करना होगा। वो ज़्यादा देर इनकी छतरी नीचे बैठ नहीं सकता। तो मगर वोट बैंक सारा नवाज शरीफ का है। पहले भी कहा गया पार्टी टूट जाएगी, होगा, पार्टी भी उनकी इंटैक्ट रही, शहबाज शरीफ भी उनके साथ रहे। शहबाज शरीफ क्या है नवाज शरीफ के बगैर? नून से शीन लीग किस तरह निकलती है, कितनी निकलती है और कितनी अंडरस्टैंडिंग में निकलती है, इसका फैसला आइंदा 1-2 महीनों में हो जाएगा। निकलेगी अब ज़रूर, वरना शहबाज शरीफ भी जो है अपने आप को इन पत्थराव की सियासत के नज़र कर देगा।
शेख साहब, आप ज़रा मुसलसल वज़ीर आज़म एहतसाब की बात करते हैं कि मेरा एहतसाब का बयानिया है, मैं NRO नहीं दूंगा, ये सारी बातें। अब नून लीग सवाल उठा रही है, अदालतों के हवाले से सवाल उठा रहे हैं कि एक परवेज़ मुशर्रफ भी मफरूर हैं, उनके साथ वो नहीं होता जो इस मुल्क के मुंतखब माजी के प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है। वज़ीर आज़म भी कहते हैं मैं पीपल्स पार्टी को NRO दूंगा, नवाज शरीफ को नहीं दूंगा, मगर साथ ही जहांगीर तरीन साहब बाहर बैठे हुए हैं, उनके हवाले से वो जल्दी नज़र नहीं आती। खुसरो बख्तियार साहब के जो मामलात हैं उसमें वही TTs के उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं जो शहबाज शरीफ पर लगे, उनके हवाले से कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। अब आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से स्टोरी आ गई है, उस हवाले से क्या आज काबीना में वज़ीर आज़म ने सवाल किया, काबीना में कोई बात हुई, वो भी काबीना में मौजूद थे? कोई कैबिनेट में ऐसी बात नहीं हुई और ना वहाँ कोई जिक्र हुआ। पिछली कैबिनेट सारी नवाज शरीफ पर हुई और सारी कैबिनेट मेरे अलावा इस बात पे यूनानिमस थी कि उनको हर कीमत पे लाया जाए। नवाज शरीफ पर इतनी बात होती है, जनरल बाजवा साहब के असासों के हवाले से जो स्टोरी आई है, नूरानी साहब की उस पर बात नहीं हुई। आपको नहीं लगता जवाब देना चाहिए अवाम के सामने आके? ये तो आप बाजवा साहब को इंटरव्यू करें ना, वो बता सकते हैं। उनके बिहाफ पे मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं वज़ीर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म के लिए एहतसाब कितना अहम है, कि जब उनके पार्टी में या उनके लोगों पर बात आती है तो वो किस हद तक अहम है? उन्होंने सवाल पूछा नहीं पूछा, उठाया नहीं उठाया? मेरे सामने देखें, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई तो मैं किसी के बिहाफ पे कैसे बयान दे सकता हूँ? आप ख़ुद बताएं। मुझे आज की सियासत की इब्तदा जो शुरू हुई है 1 अगस्त, ये 30 दिसंबर तक ये इस नवाज शरीफ पार्टी को और पीपल्स पार्टी को, अगर पीपल्स पार्टी की कोई सुलह सफाई या नफ़रतें कम ना हो गई तहरीक इंसाफ के साथ, जो कि इमरान खान की मौजूदगी में कम होने की बड़ी कम गुंजाइश है, क्योंकि इमरान खान का एक स्टैंड है कि इनको नहीं छोड़ना। उसकी सियासत की वन साइडेड अप्रोच है और सारी पार्टी उसके साथ खड़ी है और सारी कैबिनेट खड़ी है, और ये उसकी मेहरबानी है कि मेरी बाज़ का वो बात सुन नहीं लेता है और उसके माथे पे बल नहीं पड़ते। और मैं ये समझता हूँ कि आज नून लीग के इम्तहान आज से शुरू हुआ है और अब नवाज शरीफ का भी इम्तहान है कि वो कहाँ खड़ा है। अगर वो आता है तो उसकी सियासत और होगी, अगर वो नहीं आता तो सारी नून लीग की सियासत भी गरक हो जाएगी और शहबाज शरीफ एक शीन लीग के लीडर की तौर पर नवाज लीग से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। काबीना में आज बात नहीं हुई इस हवाले से, वज़ीर आज़म ने भी सवाल नहीं उठाया इस हवाले से। अहमद नूरानी साहब की स्टोरी आई, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के जो बैरून मुल्क उनके ख़ानदान के असासे हैं, उस हवाले से आज मरीम नवाज़ ने भी इस हवाले से सवाल उठाया। इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ छूट गया, फ़लाँ को कोर्ट ने रिलीफ दे दी, तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमज़ोर हो गया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है, या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है? तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करें। इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना CPEC का कोई बहाना है और ना ही रियासत को लाना चाहिए बीच में। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। अगर आप CPEC की बात करते हैं तो CPEC का जो मूजद था, CPEC का जो बानी है नवाज शरीफ, जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो CPEC को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब का सामना करने से CPEC को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। जो अहमद नूरानी को धमकी दी जा रही है, कत्ल की धमकियां दी जा रही है, इख्तिलाफात की खबरों पे जरा कमेंट करते हैं। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, डोंट शूट द मैसेंजर। और अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल के लाए हैं, उनको धमकियाँ नहीं देनी चाहिए, उनके इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। आज वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब जब काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके सामने भी ये सवाल रखा गया, उन्होंने देखिए क्या जवाब। आसिम बाजवा साहब बिल्कुल कैबिनेट में आए थे और उन्होंने शिरकत की थी। वो 1-2 रोज़ में आके अपनी पोजीशन को वाज़ेह करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हक हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। मीडिया आज़ाद है, अब कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें कि मैं कहूँ कि रुकी। हाँ, अगर जब तक कि किसी के बारे में कोई हतमी बात ना हो जाए
तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि फिर कल उस पर हम खुद नादिम हों उस खबर को चलाने में या उस खबर के बारे में कोई तबसरा करते हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि वक्त तो बड़ा जल्दी गुजरता है, 1-2 रोज़ की बात है, वो आएंगे, वो अपने आप को अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और जो भी वो होगी उसके मुताबिक ही उनका फ्यूचर होगा। तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि अगर वो उन्होंने अपने जब कहा है कि वो आएंगे, मेरी उनसे बात हुई थी कि वो आएंगे और अपने आप को पेश करेंगे। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं। ओल्ड सिटी एरिया के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मेडिसन मार्केट भी है और बहुत सारी और होलसेल मार्केट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो गुज़रगाह है उसका हाल मुलाहिज़ा हो, दिसंबर में ये खोदा गया था बनाने के लिए, लेकिन अभी तक इसी हाल में छोड़ा हुआ है। यहाँ नीचे इनका बेसमेंट है और बेसमेंट में अब भी 1.5 से 2 फुट पानी जमा है। इसका कोई हल नहीं है। ये तो भाई, और ये तो मुझे लग रहा है ये तो खाली करके लोग भागेंगे यहाँ से, जिस तरीके की पोजीशन है। लोग टैक्स भरे, छोटे से छोटा साबुन ले टैक्स भर, इसमें रेट बढ़ गया। दाल तो भी खाने जैसा है ही नहीं, आटा तो जाके देखो, चीनी का रेट देखो कितना बढ़ गया। तकरीबन जो हमारी इन्वेंट्री थी उसका 5% 10% इन्वेंट्री को पानी लगा है। मेन हब है सर ये कराची का, मेन बोल्डर मार्केट का हब है। यहाँ काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरी तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, जिनको हमने वोट दिया, जिनको हम समझे थे कि यार ये आके हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। ये गाड़ी पानी में डूबी हुई थी 4 दिन से, आज इसको इन्होंने निकाला है तो मुझे बुलाया, तो इसको बांध के जो है ना मैं लेके जा रहा हूँ वर्कशॉप पे इनको छोड़ने के लिए। कराची का हाल बुरा है, मुख्तलिफ इलाकों में अब तक पानी खड़ा है और जहाँ से पानी चला गया वहाँ ये हाल है। लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, लोगों के घरों का बुरा हाल है, गाड़ियों का बुरा हाल है। बारिश हो गई मगर लोग इस वक्त तक परेशान हैं। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में भी कराची का मामला आया। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया कि वज़ीर आज़म जुम्मे को आएंगे, एक पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। कल हमारे शो में असद उमर साहब ने कहा कि कराची के हवाले से जो मामलात हैं, पानी की सप्लाई, कचरे की सफाई, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, इस हवाले से हमने मुसविदा दे दिया है सिंध हुकूमत को। अब सिंध हुकूमत इस हवाले से हमें जवाब देगी, कौन लीड करेगा, फंडिंग का क्या मामला होगा, सिंध हुकूमत ने उस हवाले से क्या फैसला किया है। हमारे साथ मुशीर इत्तलात मुर्ज़ा बाब साहब मौजूद है। मुर्ज़ा बाब साहब बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने कल आपको प्लान दे दिया था, जुम्मे को वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया है, किसमें कौन लीड लेगा, पैसों का मामला क्या होगा, ताकि कराची के अवाम के मसाइल हल हों, ये फिर ब्लेम गेम में ना चला जाए मामला। अल्लाह ना करे शाहजेब के एक बार फिर मामलात जो हैं वो तातुल का शिकार हों और ब्लेम गेम की तरफ हम चले जाएं। हम तो आज भी ये समझते हैं कि कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है और फेडरल गवर्नमेंट को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और इसी नीयत के साथ सिंध हुकूमत जो है वफाकी वज़रा के साथ बैठ रही है, चीफ मिनिस्टर साहब बैठ रहे हैं। तो हम आज भी ये समझते हैं कि कराची के मसाइल का हल तलाश करने के लिए सस्टेनेबल बुनियादों पर जो इश्तराक होना चाहिए हम वो करने को तैयार हैं। और अल्लाह करे कि जो ऐलानात की हद तक बातें रह जाती हैं वो ऐलानात की हद तक ना रहें, वो अमली तौर पर काम की शक्ल में रिफ्लेक्ट हों। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से तो आपको इस बात की यकीन दहानी कराऊंगा कि हम चाहते हैं वो चीज़ हो। अल्लाह करे यही इसी तरह की रेसिप्रोसिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आए। क्योंकि जुम्मे को आ भी रहे हैं वज़ीर आज़म, वो जो उन्होंने पूरा का पूरा प्लान आपको दिया है, कल वज़ीर आज़म को प्रेजेंट किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो हमने सिंध हुकूमत को दे दिया है, आपने उसको गो थ्रू कर लिया है, आप क्लियर हैं कि किस तरीके से उस मामले में आगे बढ़ना है और वफाक के सामने अपना प्लान रखना है, या आपके उस पर भी कुछ एतराज़ात हैं? ऐसा ना वो मामला फिर अटक जाए जैसा कि 2 साल में हमने देखा है, ना वफाक ने कुछ किया, सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। देखें शादिब, पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा अगर माजी पर आप नज़र डालें तो प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो वादे थे वो ऐलानात की हद तक रह गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची से इलेक्ट होने के बाद, उनके तमाम MNAs ने कराची से इलेक्ट होने के बाद बड़ी प्राउडली ऐलान किया था कि कराची को 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। 2 बजट गुजर गए, दोनों बजट्स की PSDP के अंदर उन 162 अरब रुपए का कोई रिफ्लेक्शन नजर नहीं आती। तो प्रॉब्लम होती ये है, और मैं समझता हूँ शहरियों को मायूसी आगे जाने के लिए ना, देखें आप लोगों ने भी कराची के अवाम से बहुत वादे किए, नहीं पूरे हुए, वफाक ने किए, नहीं पूरे हुए। मुझे आगे के लिए बता दीजिए कि कराची के अवाम उम्मीद रखें या हम 1 साल बाद फिर बारिश होने के बाद या किसी और इशू पर इसी ब्लेम गेम में पड़े हुए होंगे?
नहीं शादेब, देखिए मैं तो आज भी आपको कंप्लीट नेकनियती के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप वादों को वफा नहीं करेंगे, देखिए पैसे के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब तक फिस्कल एलोकेशन नहीं होगी वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट सीरियसली उन पैसों को एलोकेट करेगी, यहाँ पर डिस्पोजल में लगाएगी, तो नेचुरली वो पैसा इन्वेस्ट होगा, उसके अंदर बेहतरी आएगी। बट उसके साथ साथ शादेब साहब, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि जो सिंध का पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा है बहरिया टाउन केस के अंदर, तकरीबन कोई 425 अरब रुपए के लगभग पैसे को जमा कराना है बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट में। हमारी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग कि जी वो पैसा हमारे हवाले किया जाए ताकि कराची के उस पर आपने पहले भी ये मामला उठाया था, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मगर मैं आप मुझे स्पेसिफिक नहीं बता रहे। आपने वफाक का पैकेज गो थ्रू किया, आपने वफाक का पैकेज गो थ्रू किया है या नहीं किया? आपको वो ठीक लगा है या नहीं लगा है? जो उन्होंने पानी की सप्लाई, कचरे की सफाई, ट्रांसपोर्ट, सड़कें इस हवाले से जो दिया है वो एक मुनासिब आपको लगा है? कौन लीड करेगा, कौन नहीं करेगा, उस पर आपका इत्मीनान है, नहीं है? शादी, मुझे अगर आप बात सिर्फ कंप्लीट करने दें, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सही, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमारी एप्लीकेशन को अपोज किया हुआ है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि फॉर द सेक ऑफ कराची उस एप्लीकेशन को अपोज ना करें। वो कराची में पैसा लगेगा, सूबाई सिंध में पैसा लगेगा, उसका फ़ायदा सिंध की आवाम को होगा, कराची वालों को होगा, अंदरूनी सिंध वालों को होगा। जहाँ तक आपने इनके प्रपोजल की बात की शादेब साहब, कल मंडे के रोज ये मीटिंग होनी थी बिटवीन ऑफ द कमेटी, जिसके अंदर वफाक के और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे हैं, बट ये बारिशों की वजह से, मौसम की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई। गालिबन मैंने सुना था कि थर्सडे को कराची ये लोग तशरीफ ला रहे हैं। शिबली फराज साहब ने फ्राइडे कह दिया है। तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि नेक नियति के साथ उन तमाम प्रपोजल्स को कंसिडर किया जाएगा ताकि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। एंड आई विल एम्फसाइज कि जो सोल्यूशन हो वो सस्टेनेबल हो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा कि कोई हम आके शॉर्ट टर्म तो काम कर जाएं लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर मामला हल ना हो पाए। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और खबर ये भी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। फ़िज़ाई जायज़ा लेने के बाद आर्मी चीफ ने कराची हेडक्वार्टर का दौरा किया। आर्मी चीफ को सिंध बिलखुसूस कराची में सिविल इंतजामिया की मदद पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का कोई शहर ऐसी कुदरती आफत से नहीं निपट सकता और इशू वसाइल की दस्तयाबी का नहीं, तरजीहात को दुरुस्त करने का है। वफाक और सूबाई हुकूमतों के ज़ेरे तकमील प्लान्स को फौज की मुकम्मल सपोर्ट होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि कुदरती आफत ने मेगा शहरों को मुस्तकबिल में ऐसी तबाही से बचाने के लिए तरजीहात तय करने का मौका दिया। अब कल शहबाज शरीफ कराची आ रहे हैं, जुम्मे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कराची आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मामला इस तरह आगे बढ़ें कि कराची के अवाम के मसाइल हल हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।